Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 10 of class 12 business studies, and the name of chapter is financial market. Basically in this chapter we will see that how a firm organize their financial resources, what are the factors which influence the resources, and from which channel the firm is going to collect the financial resources. So this chapter is related basically to the financial market. फाइनेंशियल मार्केट, अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स देश की अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है. दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर, जिसके अंदर दो सेक्टर होते हैं. एक हाउस होल्ड होता है जो सामान खरीदता है हम लोग. एक बिजनेस फर्म होती है जो बनाती है उसको, जो इन्वेस्ट करती है. दे सेव फंड्स आर नोन एज सेवर्स. हम पैसे को सेव करते हैं बैंक के अंदर, और फिर फर्म क्या होती है, जिसको ज़रूरत होती है वो बैंक से पैसे को क्या करता है, ले लेता है ना. तो देखो ये एक प्रोसेस है. यहाँ पे हाउस होल्ड बैंक में पैसा जमा करता है. अब बिजनेस फर्म बैंक से लेती भी है, बैंक में जमा भी करती है. हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर मार्केट, इसमें भी पैसा डालता है. बिजनेस फर्म यहाँ से कलेक्ट, इसमें पैसा भी डालती है फाइनेंशियल मार्केट में, और यहाँ से पैसा लेती भी है. दिस इज अ कंप्लीट चैनल. ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम का. तो बिजनेस फर्म दे इन्वेस्ट एंड दे आर नोन एज इन्वेस्टर्स. तो बिजनेस फर्म क्या होती हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं. हाउस होल्ड्स क्या हैं, सेवर्स हैं. एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिफ्लेक्ट्स द लिंकिंग ऑफ सेवर एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन दैम. अभी हमने जो ये फोटो देखी, इसके अंदर फंड्स मोबिलाइज हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स और सेवर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू द चैनल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. There are two mechanisms through which funds can be allocated or mobilized from household to business firm. तो दो तरीके हैं. अभी हमने देखा, पहला तरीका है बैंक. हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, बिजनेस फर्म वहाँ से पैसा ले सकती है, वहाँ जमा कर सकती है. दूसरा तरीका क्या है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डालेगा. बिजनेस फर्म फाइनेंशियल मार्केट से पैसा ले भी सकती है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डाल भी सकती है. बैंक्स, हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक्स. जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है हम उसे बैंक में जमा कर सकते हैं, और बैंक उस पर हमें एक मिनिमल इंटरेस्ट देता है ना. हु इज इन टर्न लैंड दीज फंड्स टू द बिजनेस फर्म. और बैंक क्या करता है, जो पैसा हमने जमा किया उसको किसको दे देता है, बिजनेस फर्म्स को. फाइनेंशियल मार्केट, हाउसहोल्ड कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस फर्म. हाउस होल्ड हम लोग कैसे कंपनीज को पैसा देते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, शेयर्स खरीद के, है ना, या डिवेंड और भी जो न्यूमरस तरह की चीज़ें हैं उनसे, है ना, बॉन्ड्स से. द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. तो इसको क्या बोलते हैं, जिसके ज़रिए हाउस होल्ड, जिसके पास देखो जैसे हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच दो मीडिएटर हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट. तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट, अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. तो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्या किया जाता है, नए फाइनेंशियल एसेट बनते भी हैं और पुरानी बेची भी जाती है. जैसे मान लो मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मेरी नई फाइनेंशियल एसेट बनी, या मैं शेयर्स बेच रहा हूँ तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट को मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ उसमें से. क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इनिशियल इशू ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, या तो शेयर्स खरीद लो, आईपीओज हैं वो सब चीज़ें. एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, परचेज एंड सेल, ये दूसरा तरीका है. तो नई अगर क्रिएशन हो रहा है फाइनेंशियल एसेट का, याद रखना आईपीओ के जरिए हो रहा होगा, है ना. और फाइनेंशियल एसेट का एक्सचेंज हो रहा है तो परचेज सेल तो डेली चलती है शेयर इक्विटी मार्केट में. टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. अब फाइनेंशियल मार्केट भी कई तरीके का है. लेट अस सी मनी मार्केट. इट डील्स विद इंस्ट्रूमेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर. जिसमें पैसा 1 साल से कम के लिए से पहले मैच्योर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर होता है. ठीक है, लंबे समय के लिए किया जाता है पैसे को इन्वेस्ट. मनी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, जस्ट वी हैव रीड लेस देन 1 ईयर, which deals in monetary asset whose period of maturity is up to 1 year. We have already read that. It has no physical location. इसकी कोई physical location नहीं होती. Most of the activities are conducted over telephone और internet पे अधिकतर ये काम होते हैं. एग्जाम्पल जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ईटीसी, म्यूचुअल फंड्स हो गए. तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है. ठीक है, ऑनलाइन करते हैं ये सब काम को.
नाउ लेट अस सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी मार्केट के, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट याद रखना लेस देन 1 ईयर वाले होंगे। जैसे कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब 1 साल से पहले क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। मनी मार्केट क्या है? ये लिक्विड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सारा कैश इन्वॉल्व है और 1 साल से पहले दोबारा से एसेट उसमें मैच्योर हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी। एग्जाम्पल, क्योंकि हाईली लिक्विड है, रिस्की कम है ना, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं तो रिस्की कम होते हैं ये लोग। मनी मार्केट प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा प्रोवाइड कराते हैं। विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि छोटे टाइम पीरियड के लिए है तो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ता है। लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में क्या होता है? जो कॉस्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लंबे टाइम में। बट अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो कॉस्ट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज लेस, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कमाई भी क्या होगी? इससे कम होगी। लॉन्ग रन में कमाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। तो कैपिटल मार्केट उसको बोलते हैं वो सारी संस्थाएं जो शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म फंड के लिए। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ईटीसी। और मनी मार्केट के कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल हो गया है ना, कमर्शियल डिपॉजिट्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, ईटीसी। रिक्वेस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट की कंडीशंस क्या क्या थे इनको भी? फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। सो इन कैपिटल मार्केट फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो द कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टाइम, सो इट बिकम लेस कॉस्टली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सफिशिएंटली डेवलप, अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो पैसा अवेलेबिलिटी रहेगा इनके पास। मार्केट ऑप्शंस फेयर, कम्पिटेटिव और ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसी तरीके की इस मार्केट के अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं होती। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स को सारी जानकारी दी जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है और कैपिटल इज मोस्ट प्रोडक्टिवली एलोकेटेड, कैपिटल का बिल्कुल सही यूज़ किया जाता है इसमें क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म में डिसीजन जनरली कई बार जल्दी लिए जाते हैं पर लॉन्ग टर्म के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। नेचर्स और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट का नेचर फीचर क्या है आइए देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल मार्केट के अंदर आप मोर देन 1 ईयर के लिए करोगे, या तो मीडियम इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कहाँ से पैसा आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ईटीसी। सेगमेंट क्या है? 2 सेगमेंट हैं। प्राइमरी मार्केट है ना, जिसमें फ्रेश इशू होता है कैपिटल का, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो प्रीवियसली परचेज है उसको बेचा जा रहा है, ठीक है ना, या उसको री इशू किया जा रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या आता है? मार्केट फॉर सेल है ना, परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। यूज ऑफ इंटरमीडियरीज, बिचौलियों का इसमें यूज होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं बिचौलिए इसमें? ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक वाले हो गए, बैंकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, ईटीसी। दीज आर इंटरमीडियरीज का यूज कैपिटल मार्केट में जनरली होता है, उसमें नहीं होता मनी मार्केट में, या लेस होता है। हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड। तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए जब किसी को पैसा दिया जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, तो फिर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी उस इन्वेस्टर की। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी एज सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक। अगर शेयर्स खरीदते हैं 3 साल से पड़े हैं, अचानक मैं बेच भी सकता हूँ उनको, है ना, आज खरीदते हैं कल भी बेच सकता हूँ, तो इस तरह लिक्विडिटी भी है इसमें अवेलेबल बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बेचते हैं लोग डेली, है ना, खरीदते बेचते हैं मार्केट में। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, 2 कंपोनेंट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट जिसके अंदर सिक्योरिटीज जो पहली बार बेची जा रही है ना,
जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, है ना, ये सब, ये प्राइमरी मार्केट है जिसमें पहली बार इशू हो रहा, आईपीओ हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड द सेकंड थिंग इज सेकेंडरी मार्केट. Secondary market refers to market for sale and purchase of previously issued securities. इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज पहले इशू करी जा चुकी हैं उन्हें भी बेचा जा सकता है दोबारा, है ना, या फिर कोई पुरानी सिक्योरिटी जो करी गई है उसको खरीदना बेचना, है ना, वो सब चीज़ें इसमें चलती हैं. इसको हम स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को. इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट. शेयर मार्केट के अंदर मान लो मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं आज बेच दूँ अगर अपने शेयर तो डिसइन्वेस्ट हो जाएगा, और कोई उसको खरीदेगा तो वो फ्रेश इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मार्केट से डिसइन्वेस्ट हो सकते हैं इजीली. It provides liquidity and marketability to existing securities. Liquidity means anytime I can convert my security into the liquid form, है ना, और marketability मतलब कि वहाँ पे अवेलेबल है, मैं बेच रहा हूँ, दूसरा वहाँ पे अवेलेबल है खरीदने के लिए. जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा ब्रोकरेज ऐप भी तो है इंडिया के अंदर जो शेयर्स बेचते खरीदते हैं ना. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ट्रेडिंग कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर. आज तो आप देखो घर बैठे ऐप पे, जैसा फेमस ऐप भी है इंडिया के अंदर, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, है ना, इनके जरिए हम इंडिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं. पर पहले क्या होता था, मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, रिस्क बहुत था. आज तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है ना. इस संस्था ने मैनेज कर रखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. Stock exchange refers to an institution or body of individual, incorporate or not, which is constituted for the purpose of. इनका इसका बीएससी का काम क्या क्या है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ, किस चीज़ का बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. मतलब मार्केट को रेगुलेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, है ना, और इन्वेस्टर्स का पैसा डूबे ना, या मतलब कि धोखाधड़ी ना हो, वो सब चीज़ इंश्योर करना इनका काम है. डूबना या बढ़ना तो मार्केट कंडीशंस पे मैटर करता है ना कि कैसा मार्केट है, बट दे रेगुलेट. जैसे मनी सप्लाई को रेगुलेट आरबीआई करता है, सेम इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज़ के रेगुलेशन को आप इसको कह सकते हो, बीएससी को या एनएससी को. स्टॉक मार्केट provide liquidity to investment by facilitating exchange of securities into money and vice versa. Easily I can exchange my security into money, है ना. आज मेरे पास पैसे की जरूरत है मेरे को, तो मेरे जो शेयर्स पड़े हैं 4-5 साल से, तुरंत उसको बेच सकता हूँ, है ना. तो ये एक प्लेटफॉर्म है ब्रोकर का यूज़ करके, या जैसे भी हम अपनी सिक्योरिटीज़ को तुरंत लिक्विड कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या हैं, आइए देखते हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ स्टॉक एक्सचेंज. द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. मीन टू से जो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसको ईजिली बेचा भी जा सकता है और ईजिली उसको खरीदा भी जा सकता है. The basic function of stock exchange is to provide a ready market for sale and purchase of existing securities. ठीक है. Pricing of securities. Share price on a stock exchange are determined by the force of demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई मीन्स जिस कंपनी की डिमांड जितनी ज़्यादा है उसके शेयर्स की, और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस हाई जाएगा, है ना. और जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है जिस कंपनी के शेयर्स की बाजार के अंदर, उसका प्राइस गिरेगा, है ना. ये तो आप देखते ही होंगे, जब आपने किसी भी उसको देखा होगा ट्रेडर को, तो 2 ऑप्शंस होते हैं हर ऐप के अंदर, है ना, बाय और सेल में. तो लोग बीट लगाते हैं उसमें, तो वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे काम करता है. सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट, और सेफ भी है क्योंकि एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको देख रही है. The membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to existing legal framework. So all the things are done in a legal framework, so there is less chances that maybe there is any किसी भी तरीके की धोखाधड़ी उसमें हो, इसके चांसेस ना के मुकाबले हैं. देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि देखो जिसके पास, अब फॉर एग्जांपल बैंक में अगर आप पैसे रखते हो 100 रुपये पे, सेविंग अकाउंट में 2 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एसबीआई का 5.7 इस तरह है कुछ.
और वहीं अगर हम शेयर मार्केट में डालें तो क्या होता है, ग्रो पैसा क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट तो कम से कम उतना तो ग्रो करता ही है जितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। बैंक में 100 रुपये रखे, 2.57 वो चल रहा है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में। अरे देश का इन्फ्लेशन रेट ही 5% से ज़्यादा है, मतलब हर साल आपका पैसा बढ़ कितना रहा है, 2.57%। वैल्यू कितनी खो रहा है 5% की, तो बैंक में तो पैसा रखने से नुकसान है ना। तो कम से कम या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए बैंक में जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। पर अगर इन्फ्लेशन रेट के इक्वल है तब भी क्या फ़ायदा, ज़्यादा वाले में फ़ायदा है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मार्केट में पैसा चैनलाइज होता है तो क्या होता है, जिस कंपनी को पैसा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए वो पैसा लेती है बाजार से, ग्रो करती है ना। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जा सकता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप, है ना, सब उसको खरीद सके, ये पक्का करना स्टॉक मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का काम है। बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड का जैसे इन्वेस्टमेंट का ऐड आता है तो फिर बाद में वो भी आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। वो सब चीज़ें, या फिर टाइम टू टाइम से भी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब क्यों मेजर्स लेते हैं, ताकि ट्रेडिंग को अच्छा करा जा सके, इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा उससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स जैसे शेयर मार्केट में लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं कि आज खरीद लेते हैं कम भाव पे और फ्यूचर में बढ़ेगा तो बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, ठीक है। जैसे फॉरेन करेंसी का स्पेकुलेशन करते हैं लोग, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना आपने स्पेकुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप विद द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर, पर उसका भी एक प्रॉपर तरीका है स्पेकुलेशन करने का भी, है ना। ये नहीं कि ऐसे ही कर सकते हैं, एक प्रॉपर चैनल है। स्टॉक एक्सचेंज पास्ट में कैसा था, आज कैसा है, पास्ट में तो बहुत सिर दर्द वाला काम था, आज तो बहुत ईजी है ना। इन द पास्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन सिक्योरिटीज वर बॉट एंड सोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग के बाहर बिका करती थी, है ना। ओपन आउटरे सिस्टम, ऑक्शन लगता था, बोलियां लगती थी, फिर जितना ज़्यादा जो खरीद लेता था या उस वो सब अलग हिसाब था, पर आज तो ऑनलाइन है सब कुछ। इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑक्शन मेथड हैज़ बीन रिप्लेस, ऑनलाइन सिस्टम से इसको रिप्लेस कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आ गया है जिससे इजीली हम सिक्योरिटीज़ को बेच और खरीद सकते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब देखो जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी आई है, खरीदने वाले को भी पता है सारी चीज़ों का, बेचने वालों को भी पता है, कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं, तो ना किसी धोखाधड़ी होने के चांसेस है। इंफॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर हो सकती है ऑनलाइन के ज़रिए, बेचने वाले और ख़रीदने वाले के लिए माल प्रैक्टिसेस या उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और अच्छे से ऑपरेशन भी हो रहा है ना इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी बैठे हुए खरीद और बेच सकते हैं ऑनलाइन के, ने ये भी सुविधा दी है ना। अनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, अब पहले तो देखो मान लो दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी, वो बीएससी के ऑफिस के बाहर कैसे जाके खरीदे बेचे, आज तो इंडिया के किसी भी कोने में वहीं से खरीद बेच सकते हैं शेयर्स को। आल्सो इम्प्रूव लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी इससे इम्प्रूव हुई है, लोगों का पैसा इजीली, मतलब कि तुरंत बेचा और खरीदे जाते हैं शेयर्स, तो इजीली मिल जाता है एकदम। प्रोवाइड अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मीन जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और बेच देते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। फिजिकल फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट होता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमेट अकाउंट खुलता है ना। प्रॉब्लम्स विद डीलिंग इन फिजिकल फॉर्म, चोरी होने के चांसेस ज़्यादा थे, सर्टिफिकेट चोरी हो गया या नकली सर्टिफिकेट इशू हो गया, ट्रांसफ़र में डिले होता था, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, है ना। पर आज क्या है, जब से डीमेट हुआ है, चोरी क्या होगा, मेरे डीमेट अकाउंट में पैसे शेयर्स पड़े हैं तो चोरी तो हो ही नहीं सकते, फेक फोर्ज ट्रांसफ़र का भी कोई वो नहीं है ना, क्योंकि ऑनलाइन मैंने खरीदा है, जब तक मैं बेच नहीं रहा मेरे पास रहेंगे। टी पिन भी मांगता है ट्रांजेक्शन करने से पहले, है ना। Dematerialization. Dematerialization is a process where securities held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry. Dematerialization में मतलब मटेरियल को ख़त्म करना, तो फिजिकल फॉर्म को ख़त्म करके इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कराना,
और नंबर सो दैट ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और एक डीमेट अकाउंट में वो जो फिजिकल फॉर्म में थे वो डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। इसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन, जब फिजिकल फॉर्म को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करना। डीमेट सिस्टम काम कैसे करता है? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ना, आइदर आप बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलेगा और फिर उसके अंदर हमारे शेयर्स जमा होंगे। डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जिसमें मेरे जमा होंगे, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी, जो मेरे ब्याह पे होल्ड करेगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और डिपॉजिटरी इज आल्सो एक्ट लाइक, ये बैंक के तौर पे काम करती है, जहाँ से मेरे को बेचना है तो कट जाएंगे, क्रेडिट होगा जब मैं खरीद रहा हूँ और डेबिट होगा जब मैं बेच रहा हूँ। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन द डिपॉजिटरी a security अकाउंट कैन बी ओपन, ऑल शेयर कैन बी डिपॉजिटेड, है ना। जैसे अगर आप जीरोधा पे डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो एक डिपॉजिटरी के वहाँ आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। दे कैन बी विदड्रॉ और सोल्ड एनी टाइम, है ना, जब भी हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि बेच दो या खरीदना है तो वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो चीज़ें कर देगी डिपॉजिटरी। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड विद ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज़ी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं। इन इंडिया 2 डिपॉजिटरी है यहाँ पे, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, है ना। NSDL अच्छी है, दोनों ही अच्छी हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। इट वाज प्रोमोटेड जॉइंट वेंचर ऑफ किस किस के उससे शुरू हुई थी? UTI, IDBI एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जॉइंट वेंचर से शुरू हुई थी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड क्या है? ये सेकेंडरी डिपॉजिटर वाज प्रोमोटेड बाय BSE के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं? सर्व एज एन, जो जैसे मेरा डिपॉजिटरी NSDL है कोई, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा? वो ब्रोकर, जिसके जरिए मैं अपने शेयर्स को बेचूंगा, खरीदूंगा, जो उसमें जमा करेगा और निकलवाएगा मेरे बिहाफ पे। सर्व एज एन इंटरमीडिएट, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लो आप, है ना, बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, है ना, या नेट बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हो गए। दीज आर सम ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट याद रखना, इंटरमीडिएरीज, जो किसके बीच की है? इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच की, ठीक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं, उसको फिर बोलते हैं, वो हमारा एक डीमेट अकाउंट खोलता है। अब तो हम खुद ही खोल लेते हैं, ऑनलाइन ही इतनी सुविधाएं हो गई। फिर उसके बाद हम एक प्लेस ऑर्डर करते हैं कि भाई मेरे को इतने शेयर चाहिए इस भाव, फिर मैच द शेयर, उतने शेयर मिल गए उस भाव में, तो फिर क्या होता है? ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है जो मैंने लगाया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है ना। जिसने मतलब बेच दिया तो मेरे को मिल गया, तो वो ऑनलाइन ही होता है सब काम, डीमेट में ट्रांजेक्शन हो जाती है। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 24 आवर के अंदर। और डिलीवरी ऑफ शेयर और मेकिंग पेमेंट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, पैसे कट जाते हैं, पेमेंट हो जाती है ना। अब तो हालांकि एग्जीक्यूट द ऑर्डर पे ही पेमेंट हो जाती है। सेटल साइकिल 1 अप्रैल 2003 से ये चल रहा है। पे आउट डे वर्किंग क्या होता है? इस दिन का पैसा जो मतलब बचा हुआ होगा, जनरली जो बेचा खरीदा सारा, अगले दिन क्या होता है वो उसमें आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगता है सारे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, अब इसको जरूर ध्यान रखना, ये संस्था है जो सारे काम को देखती है सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट in 1988 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बनाई गई थी। लेटर ये एक सिचुएटरी बॉडी बन गई, है ना, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एक्ट के तहत इसको एक सिचुएटरी बॉडी बना दिया गया। पहले ध्यान रखना, ये एक कैसी बॉडी थी? इंडियन गवर्नमेंट के अंडर बनी थी, ठीक है। रीजन क्यों बनाई गई सेबी? अब देखो, अगर मान लो कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी तो फिर फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट कैसे किया जाएगा? धोखाधड़ी तो ऑनलाइन में भी हो सकती है ना, तो इसलिए कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सम एग्जांपल्स ऑफ माल प्रैक्टिस इंक्लूड अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है ना,
मान लो अगर प्राइवेट कंपनी रिकॉर्ड में ना हुई और ऐसे ही रजिस्टर्ड ना हुई और बेच दिए शेयर, तो इसलिए कोई तो संस्था हो। प्राइस रिगिंग ना हो, इट रेफर्स टू मेकिंग मैनिपुलेशन with the basic motive of inflating and depressing market price। प्राइस रीगिंग ना हो, है ना, कि मार्केट में शॉर्टेज कर दी शेयर्स की, सारे शेयर्स खरीद लिए और फिर जैसे ही मतलब डिमांड बढ़ी फिर बेच दिए। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कंपनी के अंदर ही मतलब कि एम्प्लॉयज़ ऐसा ना करें कि बता दें कि या फिर कंपनी के अंदर के मालिक इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें कि रेट बढ़ने वाला है, सारे शेयर्स खुद होल्ड कर लिए और फिर बेच दिए बाजार में, जैसे ही रेट गिरा फिर खरीद लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। It refers to a practice in which the insider use the sensitive information about securities। इसमें आप वो देख सकते हो, उसकी सैफ अली खान की मूवी भी है ना, इसके ऊपर बनी है, वो देख सकते हो आप। ऑफ अ कंपनी टू मेक पर्सनल प्रॉफिट, ठीक है। अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इश्यूज, ऐसे ही मतलब कि नए शेयर्स इशू कर दिए, तो वो सब चीज़ें, एक शेयर्स इशू करना भी एक प्रॉपर मतलब चैनल के थ्रू होता है ना। नॉन एडियरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर सही से ना मान रहे हो तो कोई तो संस्था हो जो उसको रेगुलेट करे। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर तोड़ रहे हैं तो भी कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो उनको देख सके उस सिचुएशन में, और डिले ना करें ये, है ना। डिले क्योंकि क्या होता है, कई बार मान लो आज हमने कम के भाव खरीदे और फिर महंगा हो गया शेयर, तो फिर उस टाइम हमें डिलीवर कर लेना नहीं, है ना। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर स्टेटेड एज अंडर टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन, अच्छे से चलता रहे, ये सेबी को पक्का करना है, सेबी की जिम्मेदारी है। राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सप्लॉइट ना हो, इन्वेस्टर्स को गाइड करना है, एजुकेट करना, ये सेबी का काम है। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग, माल प्रैक्टिसेस किसी तरीके की, है ना, या फिर किसी तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग, वो सब ना हो। सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स सिक्योरिटी रेगुलेशन के तहत सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाए। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स, ईटीसी, इनके लिए नियम कानून बनाना और ये नियम कानूनों के तहत काम करें, है ना। टू मेक देम, ताकि ये कम्पिटिटिव और प्रोफेशनलिज्म को अपनाएं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ऐसी संस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अब 3 तरह के फंक्शन है सेबी के: रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स को का रजिस्ट्रेशन करना, ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर, मर्चेंट बिजनेसेस, है ना, इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेगुलेट के आ गई, इसमें फीस को लगाना, है ना। और डेवलपमेंट फंक्शन में क्या हो गया, जैसे इंटरमीडिएरीज को सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रेनिंग देना, है ना। और उसके बाद हो गया दूसरा, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मार्केट पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर्स के लिए टाइम टू टाइम उन्हें जानकारियां देना, रिसर्च कराना, ताकि वो किसी भी तरीके के धोखाधड़ी में ना फंसे। अंडरस्टैंडिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, अपना के मार्केट को डेवलप करना, ये पक्का करना भी सेबी की जिम्मेदारी है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कंट्रोल आ जाता है, सारे तरीके का प्रोहिबिशन आ जाता है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करती है, वो फ्रॉड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लेती है ना, और प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए मार्केट की तरफ मतलब अपनी नज़र बना के रखती है, ताकि इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी संस्था का एक होना, ताकि इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखा जा सके और जो ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हों। अब ये फाइनेंशियल मार्केट का प्रॉपर एक चार्ट टाइप है, आप इसको भी ध्यान रखना, ये आपको बेनिफिट देगा। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा। और जब आप इन्वेस्टर बने तो एक अच्छे इन्वेस्टर बनना, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।